बच्चे आज आपका चैप्टर मैं स्टार्ट करा रही हूँ विनिमय विपत्र। विनिमय पत्र ये साख व्यापार की आत्मा है, क्योंकि आज वर्तमान में बच्चे हमारा जो व्यापार है वो उधार पे टिका हुआ है। ठीक है, और जो ये साख शब्द है ये उधार से ही संबंधित है। आजकल अधिकांश व्यापारिक सौदे साख के आधार पर ही होते हैं। उत्पादक एवं निर्माता दोनों ही यह चाहते हैं कि उनके द्वारा बेचे गए माल का भुगतान उन्हें तुरंत प्राप्त हो जाए, जबकि थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारी दोनों की यह इच्छा रहती है कि उन्हें माल के मूल्य का भुगतान प्राप्त करने के लिए कुछ समय मिल जाए ताकि वे माल बेचकर भुगतान कर सकें। इन दो परस्पर विरोधी इच्छाओं की पूर्ति एकमात्र साधन क्या है उसका? विनिमय पत्र। इसके अंतर्गत माल का विक्रेता क्रेता माल की धनराशि का निर्धारित अवधि का एक बिल क्रेता के ऊपर लिखता है, जिसे क्रेता तुरंत स्वीकार करके विक्रेता को लौटा देता है और जिसे वह अपने बैंक से भुना लेता है, और निर्धारित अवधि के बाद क्रेता उक्त बिल का भुगतान कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप जहां एक और माल के विक्रेता का तुरंत भुगतान हो जाता है, वहीं दूसरी ओर क्रेता को निर्धारित अवधि के लिए उधार मिल जाता है। इस प्रकार बिल के प्रयोग के कारण दोनों की समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो मेन मतलब विनिमय पत्र का जो विनिमय विपत्र की ज़रूरत है वो है आप जब एक दूसरे को माल उधार बेच रहे हैं, दूसरा खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों एक दूसरे को एक मोहलत दे देते हैं। ठीक है, कि मैं आपको माल बेच रहा हूँ और आप मुझे इस समय तक पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम साख का जो प्रयोग जो आजकल निरंतर बढ़ रहा है, साख पत्र में हम किस किस को शामिल करते हैं पहले तो हम ये देख लेते हैं। विनिमय विपत्र, चेक, प्रतिज्ञा पत्र। और इस चैप्टर में मैं आपको विनिमय पत्र विपत्र के बारे में ही समझाऊंगी। तो मेन यहाँ पर जो आपका विनिमय विपत्र है वो किस पे टिका हुआ है? उधार लेन देन के लिए, ताकि सामने वाले को एक मोहलत दी जाती है कि वो एक समय के बाद आपको भुगतान कर दे, अभी वो माल हमसे ले ले चाहे। तो विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है, जिसका लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करके किसी व्यक्ति विशेष को आदेशित करता है कि वह एक निश्चित राशि किसी निश्चित व्यक्ति को, उसके आदेशित व्यक्ति को अथवा लेख पत्र के वाहक को मांगने पर अथवा निश्चित अवधि के पश्चात भुगतान कर दे। तो विनिमय विपत्र एक समय पीरियड के बाद वो व्यक्ति भुगतान कर देता है। तो इस तरीके से उनका व्यापार चलता रहता है। तो जो विनिमय विपत्र के हम अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमें एक तो इसका अर्थ क्लियर हो गया। इसमें दूसरी चीज़ हमें ये पता चलनी चाहिए कि यहाँ पर जो लेन देन कर रहे हैं वो दो व्यक्ति यानी क्रेता और विक्रेता, एक बिल लिख रहा है और एक बिल स्वीकार कर रहा है। तो उससे ही संबंधित हम यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो जो हमारे यहाँ पे क्रेता विक्रेता हैं, यहाँ पर हम उनको क्या कहेंगे? ड्रॉयर और ड्रॉई। तो जो लेखक है वो हमारा क्या है? ड्रॉयर। वह व्यक्ति जो विपत्र लिखता है अथवा भुगतान करने का निर्देश देता है। विनिमय विपत्र का लेखक ड्रॉयर कहलाता है। और ये कौन होता है? लेनदार, ऋणदाता या जो माल उधार बेच रहा है। दूसरा स्वीकृता या ड्रॉई, वह व्यक्ति जिस पर विपत्र आप लिख रहे हो, अर्थात जो व्यक्ति विपत्र पर अपनी स्वीकृति देकर हस्ताक्षर करता है, स्वीकृता या आहरी कहलाता है। इसको एक समय के बाद वो क्या करता है? विपत्र का भुगतान कर देता है। इसमें थर्ड भी होता है
थर्ड व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अदाता अथवा भुगतान पाने वाला। वह व्यक्ति जो वास्तव में विपत्र में अंकित राशि का भुगतान स्वीकृता से प्राप्त करता है, अदाता या भुगतान पाने वाला कहलाता है। कभी कभी लेखक स्वयं ही विपत्र की राशि प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में हम लेखक को ही ड्रॉयर। तो चलिए बच्चे, अब थ्योरी समझने के बाद हम अब इसकी जर्नल एंट्रियों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जर्नल एंट्री में आपको मेन क्या ध्यान रखना है, हम यहाँ पे जर्नल एंट्री 2 की किताबें खोलेंगे। ठीक है, एक तो आपका ड्रॉयर और एक ड्रॉई, यानी जो माल बेच रहा है और दूसरा जो माल खरीद रहा है। ठीक है, और उसमें एक बिल लिखेगा और एक बिल स्वीकार करके देगा। तो सबसे पहले हम किताबें लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, अर्थात जो माल बेच रहा है। ठीक है, जिसकी किताबों में माल बेचने की एंट्री पहले होगी। यहाँ तो BR से ही शुरू कर रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पे पता है कि ड्रॉयर माल बेचने वाला है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंट्री, वो तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारी माल बेचने की होगी। इसी तरीके से ये ड्रॉई है, ये कौन है? माल खरीदने वाला। तो इसकी किताबों में फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हम परचेज की कर देंगे। ये भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ये कह दिया जाए कि राम ने मोहन पर बिल लिखा, ठीक है, और मोहन ने इसे स्वीकार करके दे दिया, तो फिर यहाँ पे सेल्स और परचेज की फर्स्ट एंट्री नहीं होगी बच्चे। ठीक है, यहाँ सीधा हम बिल स्वीकार करना और बिल लिखने की एंट्री करेंगे। तो जो हमारा ड्रॉयर है उसकी पहली एंट्री बनती है बिल की स्वीकृति पर, यानी उसने बिल लिखा और सामने वाले ने स्वीकार करके उसे लौटा दिया। तो बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, यहाँ बिल उसे स्वीकृति प्राप्त हो गई है, इसने स्वीकृति दी है, तो इसलिए यहाँ पे ड्रॉयर टू बीपी। बीपी क्यों लगाया है? क्योंकि इसने स्वीकृति आपको प्रदान करी है। सेकंड एंट्री बनती है बच्चे इसमें, जब आपने बिल लिख दिया, आपके पास स्वीकार होकर आ गया, तो पेमेंट ही तो मिलेगी लास्ट ड्यू डेट पर। तो जब आपको कैश मिल रही है, तो इसलिए मैंने कैश को यहाँ क्या करा? डेबिट। और किसके द्वारा मिली है? BR के द्वारा, तो BR क्रेडिट। इसी तरीके से तो ये जो कंडीशन है, फिर यहाँ पर आपकी उसने आपको भुगतान कर दिया, तो BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये फर्स्ट जो टॉपिक है ये हो गया बिल की स्वीकृति का, देय तिथि पर बिल का नकद भुगतान हो जाने पर। इसके बाद आपकी एक एंट्री थर्ड है यहाँ पर कि आपने वसूली के लिए जो अपना बिल है वो बैंक में भेज दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एंट्री क्या करेंगे? बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, क्योंकि आपने बिल, आपको पेमेंट नहीं मिली है, आपका बिल कहाँ गया है? बैंक में कलेक्शन के लिए। ठीक है, इसकी किताबों में कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ड्रॉई को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपने बिल का क्या किया। आपने बिल बैंक में जाके जमा कर दिया, तो उसकी किताबों में नो एंट्री। इसके बाद होता है एंट्री देय तिथि पर बैंक द्वारा भुगतान होने पर। तो आपने क्या करा? यहाँ पे बिल बैंक में वसूली के लिए भेज दिया और ड्यू डेट पर आपको पेमेंट प्राप्त हो गई, तो टू बिल फॉर कलेक्शन, और बैंक आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। उसने पेमेंट चुका दी है, यहाँ उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा है। जो हमने अभी हेडिंग करा है उसमें तो क्या था कि आपने बिल बैंक में भेज दिया। एक कंडीशन होती है कि बैंक से बिल को भुनाना, कि यदि लेखक आहर्ता को धन की तुरंत आवश्यकता है तो वह भुगतान की निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा नहीं करेगा, उसके बिना बिल को किसी बैंक या वित्तीय संस्था में जाकर छूट या बट्टा देकर प्राप्त उनसे धन प्राप्त कर लेगा। तो इसे हम कंडीशन को कहते हैं बिल को भुनाना। तो यहाँ पे ड्रॉयर की किताबों में एंट्री हो जाती है, उसने बैंक से भुनाया, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। आहर्ती यानी ड्रॉई की किताब में कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि बिल आपने भुनाया है, ड्रॉई को इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके बाद जब वो पेमेंट करेगा तो यहाँ BP टू कैश हो जाएगा, वो अपनी ड्यू डेट पे ही पेमेंट चुकाएगा। आपने तो पेमेंट पहले ले ली है, तो आपकी एंट्री पहले ही बन जाएगी। यहाँ पे जब हम डिस्काउंट निकालेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है बच्चे। डिस्काउंट निकालने का एक फार्मूला क्या है आपका? बिल की धनराशि गुणा दिनों की संख्या गुणा
ब्याज दर बट्टे में 365 इंटू 100। देखो एक कंडीशन तो यह दिनों की संख्या, ये 40 दिन का बिल है, 50 दिन का, तो आप लिखोगे 50 बट्टे 365। यदि यहाँ पे महीने होते तो हम क्या लिखते, बिल की धनराशि इंटू बिल की अवधि महीनों में इंटू ब्याज दर और बट्टे में 12 इंटू 100। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब आप डिस्काउंट निकालेंगे बच्चे कि आपको उसने दिनों की संख्या दी है या महीनों की। यदि वो दिनों की संख्या देता है तो आप यहाँ पर दिनों की संख्या डिवाइडेड बाय 365, और यदि महीनों की संख्या देता है तो बिल की महीने की अवधि लिखोगे और बट्टे में 12 और इंटू आपका ब्याज दर। तो चलिए बच्चे, पहले आपको एक उदाहरण कराती हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। 1 जुलाई 2019 को श्याम ने राम को 500 रुपये का माल बेचा और 3 महीने की अवधि का एक बिल लिखा। राम ने उस बिल को स्वीकार कर लिया और अवधि पर राम ने बिल का भुगतान कर दिया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये देखेंगे बच्चे, माल कौन बेच रहा है और कौन बिल लिख रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे पहले किताबें उसी की लिखनी है। तो यहाँ पे आप इन द बुक्स ऑफ भी लिख सकते हैं और एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ श्याम भी लिख सकते हैं। श्याम यहाँ पर माल बेचने वाला भी है और बिल लिखने वाला, जिसको कि हम ड्रॉयर भी कहते हैं। ठीक है, तो हम ये जर्नल का परफॉर्मा बना लेंगे। आपका डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री आपको आती ही है बच्चे। सबसे पहले एंट्री हम क्या करेंगे, जो लाइन लिखी हुई है, श्याम ने राम को माल बेचा, तो जुलाई की 1 तारीख राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये तो सिंपल जर्नल एंट्री हो गई। अब सेकंड एंट्री में क्या लिखा उसने, बिल लिखा और स्वीकार होकर आ गया। जुलाई की 1 में ही दोनों काम होंगे बच्चे, माल भी उसी दिन बेचेगा और बिल भी वो उसी दिन लिखेगा। BR अकाउंट डेबिट टू राम, 500 रुपये की एंट्री यहाँ पर आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद अब आपको ये जो 3 महीने हैं, ये ध्यान से देखिए, जो पेमेंट होगी वो 3 महीने बाद होगी। आपका क्या आ गया, एक तो जुलाई आ गया प्लस अगस्त, ठीक है, उसके बाद प्लस अक्टूबर। ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पर अक्टूबर की 4 तारीख क्यों लिखी है। तो ये बच्चे, इसमें ख़ास बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम बिल लिखते हैं बच्चे, तो सामने वाले को हम 3 दिन होते हैं ये हमारे, इनको हम बोलते हैं अनुग्रह दिवस या अनुग्रह के दिन। यानी एक रिक्वेस्ट, मतलब आपने सामने वाले को 3 महीने की मोहलत दी थी, तो उसमें 3 दिन हम और प्लस करके लिखेंगे हमेशा। तो यानी जो आपने एक्चुअल 3 महीने की उसे समय पीरियड दिया है, तो उसमें 3 दिन की और रिक्वेस्ट शामिल हो जाती है। तो जब भी हम बिल का भुगतान करने की ड्यू डेट डालते हैं बच्चे, तो उसमें 3 दिन अपने आप आपको प्लस करने हैं, जो भी आपकी ड्यू डेट आएगी। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अनुग्रह दिवस कितने दिन का होता है, तो वो 3 दिन का होता है बच्चे। ठीक है, अनुग्रह दिवस। तो मेरी अक्टूबर की 1 तारीख थी, 3 दिन उसमें मैंने प्लस कर दिए, तो अक्टूबर के क्या आ गया मेरे पास, 4 तारीख। तो ये हमेशा आपको याद रखना है जब ये आप लेसन के क्वेश्चन आंसर कर, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, कि अनुग्रह के जो दिन होते हैं वो 3 दिन जरूर प्लस करने हैं। तो यहाँ अक्टूबर की 4 तारीख लिखेंगे और कैश अकाउंट डेबिट टू BR। तो ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री शाम की ख़त्म हो गई है। तो सिंपल माल बेच दिया, बिल लिख दिया, स्वीकार होकर आ गया और लास्ट में हमने पेमेंट चुका दी। आगे एंट्री हम खोलेंगे इसमें आपके ड्रॉई की, यानी स्वीकृता की। अब राम ने क्या करा है, शाम से माल खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, जुलाई की 1 तारीख। अब श्याम ने बिल स्वीकार करके दिया है, तो इसकी किताबों में क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल। किसको दिया है स्वीकार करके, श्याम, डेबिट टू BP, अक्टूबर की 4 तारीख। यहाँ भी अक्टूबर 4 आएगा और यहाँ भी अक्टूबर 4 आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी ड्यू डेट तो थी अक्टूबर की 1, उसमें 3 दिन हमने अनुग्रह के प्लस कर दिए, तो अक्टूबर की 4 तारीख यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो ये 500 रुपये की एंट्री होगी, क्योंकि माल भी उसने 500 का ख़रीदा था, बिल भी स्वीकार कर दिया, और ये 500 रुपये की पेमेंट। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बच्चे। यहाँ पर आपने ड्रॉयर की और ड्रॉई की, यानी शाम की
और राम की किताबें खोली हैं। बस इसमें मेन बात आपको यहाँ पे यही ध्यान रखनी है, अनुग्रह के दिन भी जोड़ने हैं जब आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो यस स्टूडेंट, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, 5,000 रुपये का माल उधार बेचा, 2 महीने की अवधि का एक विपत्र लिखा। उसके बाद बी ने उसे स्वीकार करके लौटा दिया और भुगतान तिथि पर बिल का भुगतान हो गया। तो वही पहले आप माल बेचने की एंट्री, बिल लिखने की, और थर्ड में आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसका पहले आपको सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ, वो थोड़ा हटके है इससे, है ना। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, दूसरा हम देखते हैं। एक्स ने वाई को 1 जनवरी 2090 को 5,000 रुपये का माल उधार बेचा। वाई ने 5 जनवरी 2019 को 2,000 रुपये नकद और शेष 3,000 रुपये के लिए एक्स से 3 माह का बिल लिखने के लिए दिया और वाई ने 3,000 रुपये का बिल लिखा, जिसे एक्स ने वाई पर बिल लिखा, जिसे वाई ने स्वीकार करके उसे लौटा दिया और भुगतान की तिथि पर पेमेंट हो गई है। ठीक है, तो हमारा जो माल बेचने वाला विक्रेता कौन है? एक्स। तो हम सबसे पहले एक्स की किताबें खोलेंगे। एक्स ने किसको माल बेचा? आपके वाई को। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी बन जाएगी वाई टू वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और पैसे पूरे आएंगे इसमें आपके 5,000 आप यहाँ डेबिट में लिखेंगे और 5,000 रुपये आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 5,000 की एंट्री हो गई। नरेशन आपकी हो जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसके बाद जो उसने सेकंड एंट्री बोली है, अब वो कौन सी एंट्री बोल रही है? उसने 5 जनवरी। तो हम यहाँ पे डेट डाल देंगे आपकी 5 जनवरी। 5 जनवरी को 2,000 रुपये नगद दिए। ठीक है, वाई ने। तो एक्स के खाते में कितने? यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे मिले हैं? टू वाई। तो हम यहाँ पर 2,000 रुपये की एंट्री कर देंगे। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई। ठीक है, वाई से हमें कैश मिल गई है। 5 ही जनवरी को 3,000 रुपये का अब हम बिल लिखेंगे और वो स्वीकार करके वाई हमें लौटा रहा है। तो जनवरी की 5 तारीख, BR अकाउंट डेबिट टू वाई। कितने रुपए का? 3,000 रुपये का। ठीक है, और स्वीकार मिला है तो बीइंग बिल एक्सेप्टेशन, हमें एक्सेप्टेशन उससे मिल गई है। ठीक है, उसने बिल स्वीकार कर दिया। तो अब ये जो 5 जनवरी को बिल लिखा है, कितने महीने का लिखा है? 3 महीने का। ठीक है, 3 महीने का लिखा है। तो आप ये देखिए, जनवरी की 5 तारीख प्लस फेब 5 और मार्च आपका 5। तो जनवरी से फरवरी 1 महीना, मार्च के बाद क्या आएगा अब आपका? अप्रैल। ठीक है, तो जनवरी के बाद यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने और 5 तारीख और 3 दिन इसमें हम अनुग्रह के जोड़ देंगे। तो हमारी पेमेंट कब मिलेगी? अप्रैल 5 और 3 8। कैश अकाउंट डेबिट टू BR। ठीक है, बीइंग बिल या बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम BR के फ्रॉम BR से आपको पेमेंट मिल गई है।
ठीक है। तो यहाँ हम कितने लिखेंगे, 3000 रुपये और ये 3000 रुपये, ठीक है। अब इनका टोटल कर लेते हैं, 5 2 7, 7 3 10 और 3 13 और ये 13। तो आपका ग्रांड टोटल यहाँ पे जर्नल का कितना दे रखा है उसने, 13,000। तो यहाँ पे हमारी ये एक्स की किताबें खुल गई, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करा, सेल्स, फिर कैश जो मिली है उसकी एंट्री, बिल लिखने और स्वीकार होकर आने की वापस, फिर लास्ट में ड्यू डेट पर हमें आपका क्या हो गया, पेमेंट मिल गई है। अब इसके अपोजिट हम किताबें खोलेंगे किसकी, आपकी वाई की किताबें हम खोलेंगे। तो देखिए बच्चे, अब हमें किसकी किताबें खोलनी है, अब हमें किताबें खोलनी है आपके वाई की। तो आप एक्स की किताबों को सामने रखकर भी आसानी से वाई की किताबें खोल सकते हैं। यहाँ आपने क्या देखा, एक्स ने वाई को माल बेचा, तो वाई ने किससे खरीदा है यहाँ पे माल, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है, 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। अब सेकंड एंट्री में क्या करा, उसने कैश दी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे जनवरी की 1 तारीख और इसने किसको कैश दी है, एक्स को, तो टू कैश अकाउंट, एक्स यहाँ पे डेबिट हो गया 2,000 और ये आपके 2,000। आपने क्या करा है, कैश चुकाई है, तो बीइंग कैश पेड, ठीक है, हो गई। अब थर्ड एंट्री में हमने यानी वाई ने बिल स्वीकार करके किसको दिया है, एक्स को, तो जनवरी की 5 तारीख एक्स टू बीपी, क्योंकि जब हम स्वीकार कर कर देते हैं तो हमारी किताबों में बीपी लिखा जाता है, 2,000 और ये 2,000 आपके, ठीक है। बीइंग बिल एक्सेप्टेशन, उसने रिसीव करी थी और इसने दी थी, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन, ठीक है। अब क्या आ गया, हमने वो भी कर दिया। अब हमारी पेमेंट होनी है अप्रैल की 8 तारीख को, अप्रैल 8 हमने क्या करा है, बिल अपना चुकाया है, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ एंट्री आ जाएगी आपकी 3,000 और ये 3,000, बीइंग बिल पेमेंट पेड, ठीक है। बस अब लास्ट में इसका ग्रांड टोटल कर दीजिए, 5 2 7 7 आपका ये 9 9 3 ये 5,000 2,000 और ये आपके, हाँ तो ये 3,000 का था ना बिल, ये 3 और ये 3, ठीक है, 5 3 8 9 10 और ये, और दोनों जर्नल का टोटल सेम आएगा, क्योंकि हमने किताबें में जो लेखे करे हैं वो अमाउंट दोनों का सेम है। बस अंतर क्या है, यहाँ पर माल बेचने वाला और लेखक हो गया, और ये माल आपका खरीदने वाला और बिल स्वीकार करने का, ठीक है। तो ये बच्चे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है।